दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेहतनामा कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर शिवानी आनंद बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और आप जानते ही हैं कि सर्दियां जब भी आती हैं तो अपने साथ सौगात में बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आती हैं, जिनको लेकर हम लोग अक्सर चिंतित रहते हैं। और ये चिंता तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब घर पे छोटे बच्चे होते हैं। जी हाँ, छोटे बच्चों की सेहत को लेकर हम वैसे तो बहुत सारी सतर्कता बरतते हैं, लेकिन चिंता जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। और इन सभी चिंताओं को आज हम इस कार्यक्रम में दूर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सुशील शर्मा। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसकॉम्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। धन्यवाद शिवानी जी। नमस्कार। नमस्कार सारे दर्शकों को भी। सर, सबसे पहले तो आप पीडियाट्रिक हैं, आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो सर्दियां आते ही ना घर में एक चिंता का कारण कहीं ना कहीं बन जाते हैं। उनकी सेहत को लेकर अक्सर माता पिता, परिवार के अन्य लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के साथ जैसे ही सर्दी बढ़ती है बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बच्चों की सांस से जुड़ी हुई समस्याएं वो बच्चों को होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? जी, ऐसा ज़रूर है कि ऐसा देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में बच्चों में खासकर सांस से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। उसमें हम कफ एंड कोल्ड, जो आम वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनसे लेके निमोनिया या हमारे जो दमा के एग्जैजर्बेशंस, तो ये सारी बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। कुछ 2-3 उसके प्रमुख कारण हैं। एक सबसे पहला ये है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, तो उनके लिए हर वायरस एक नया वायरस है जी। तो हर एक वायरस उनमें इन्फेक्शन कर सकता है। कई बारी तो बड़ी माइल्ड सी इन्फेक्शन रहेगी और कई बारी वो थोड़ा लंबा भी चल सकता है। सर्दियों में हम ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं, वायरसेस को एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने का मौका भी काफ़ी मिल जाता है। और ठंडी हवा से वैसे ही हमारा जो लोकल इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कम काम करता है, तो वायरसेस को मौका मिल जाता है कि वो इन्फेक्शन कर सकें। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें सुपर एडिट थोड़ा सा बैक्टीरियल होने का भी चांस बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शंस की आपने बात की, तो एक आरएसवी करके भी कोई ये वायरल इन्फेक्शन होती है, ये क्या होती है सर? तो आरएसवी एक वायरस है जो खासकर छोटे बच्चों में, लगभग 6 महीने से छोटे बच्चों में बड़ी सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है। इसके बारे में हमें जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए कि ये एक ऐसा वायरस है जो बड़ी जल्दी से बच्चे को ज़्यादा बीमार कर सकता है। मतलब बच्चे में सांस लेने की दिक्कत या उसका दूध पीना कम हो सकता है, बच्चा नीला पड़ना शुरू हो सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें जल्दी से मेडिकल सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर कफ एंड कोल्ड थोड़े दिन रहते हैं, ज़्यादा कुछ ना भी करें तो कुछ दिनों के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। पर कुछ 1-2 वायरल ऐसी बीमारियां हैं जैसे आरएसवी है या कई बारी फ्लू का जो वायरस है वो काफ़ी आदमी को बीमार कर सकता है। तो ये इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए और साथ ही साथ हमें इनके वार्निंग साइंस या डेंजर साइंस पता होने चाहिए जी। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो दूध ठीक से पी रहा है, सांस ठीक से ले रहा है तो सब ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि दूध पीना कम हो गया है, सुस्त है, होंठ नीले पड़ रहे हैं या बच्चा तेज़ी से सांस ले रहा है, तो हमें एकदम से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी, ये आपने लक्षण बताए कि अगर ये लक्षण बच्चे में देखने को मिले तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो हो गई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात सर, लेकिन सर्दियों के मौसम में कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब बड़ी कॉमन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं। जैसे ही सर्दियां आती हैं हम लोग बच्चे को बहुत अच्छे से कवर तो कर देते हैं, अच्छे से गर्म कपड़े पहना देते हैं, लेकिन फिर भी खास तौर से पहली सर्दियों की बात करें या उसके बाद जब भी बच्चा छोटा होता है, 5 साल से नीचे के जो भी बच्चे होते हैं, वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं उनका टकराव हो ही जाता है इन बीमारियों से। तो ऐसे में कुछ ऐसे बच्चे जिनको शुरू से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको जब कफ एंड कोल्ड हो तो उसके लिए कोई कैसे लक्षण हैं जो हमें लगे कि नहीं, अब हमें डॉक्टर की सलाह जो है वो लेनी चाहिए? तो आमतौर पे जो हमारे अस्थमा के या दमा के पेशेंट्स रहते हैं वो बड़े वेल कंट्रोल्ड रहते हैं। अगर वो इन्हेलर ट्रीटमेंट पे हैं और वो रेगुलरली ले रहे हैं तो वो बड़ा वेल कंट्रोल्ड रहते हैं। पर ऐसा पाया गया है कि सर्दियों में उनमें भी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। उनको भी छाती से आवाज़ आना, सांस फूलना, ये सारी परेशानियाँ थोड़ी बाकी मौसम से बढ़ जाती हैं।
तो उसका इलाज यही है कि वो रेगुलरली जैसे उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो लेते रहें, और उनको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे एकदम से छाती ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाए तो होम ट्रीटमेंट क्या करना है। ऐसा सबको एक रेस्क्यू पंप दिया गया होता है अस्थमा के बच्चों को, और उनको समझाया गया होता है कि अगर ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाए तो आपने ये वाला साथ में ज़रूर दवाई का इस्तेमाल करना है। तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर अच्छे से समझें। मेडिकल सलाह लेने तक वो खुद भी घर पे यूज़ किया जा सकता है, इसलिए उसको हम होम ट्रीटमेंट इन एक्यूट एग्जैजर्बेशन, या जैसे दमा ज़्यादा बढ़ गया है, अस्थमा ज़्यादा बढ़ गया है, तो घर में उसका इलाज थोड़ी हद तक, कुछ हद तक किया जा सकता है जब तक हम मेडिकल सलाह ना लें। जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हम जो घर पे कुछ चीज़ें करके इनको बचा सकते हैं। कफ एंड कोल्ड की हम बात कर रहे थे, सर्दी खांसी ज़ुकाम जो आमतौर से बच्चों को घेरता है इस मौसम में, उससे बच्चों का बचाव किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको इस चीज़ से दूर रखें, और अगर हो जाता है उसके बाद क्या कर सकते हैं? जी, तो सबसे पहले तो कफ एंड कोल्ड हम दूसरों से इन्फेक्शन मिलती है। तो अगर घर में किसी बड़े को इन्फेक्शन है, वो अपनी हाथों की सफाई का और कफ हाइजीन, मतलब अगर वो उनको खांसी आ रही है, ज़ुकाम है, तो वो मास्क पहन ले, हाथों की सफाई रखें, और कोई बड़ा छोटा बच्चा है घर में तो उससे दूरी बना के रखें। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ छोटे बच्चे अगर वो स्तनपान करते हैं या माँ का दूध पीते हैं तो उससे उनको काफ़ी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से खाना पीना खाता है बच्चा तो उसका वैसे ही इम्यून सिस्टम रोबस्ट रहेगा, अच्छा काम करेगा और वो बीमारियों से बचाने में मदद भी करेगा। अब इसमें हम बच्चों को लगभग 2 एज ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल ना जाते हैं, और जो स्कूल जाते हैं। जो स्कूल ना जाते हैं, अगर घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रही है तो कम चांस है कि उनको होगा, बट जो स्कूल जाते हैं तो उनका इमीडिएटली बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट होना शुरू होता है। तो ऐसा भी पाया गया है कि जब बच्चों को हम स्कूल स्टार्ट करते हैं तो उनको रिकरेंट वायरल कोल्ड और कफ आना शुरू होते हैं। उससे बड़ा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्लास में किसी दूसरे बच्चे को आया है तो इनको से कांटेक्ट हो रहा है तो इनको आने की काफ़ी संभावना है। हमें बस वही अपने वार्निंग साइंस याद रखने हैं, और बहुत ज़्यादा दवाइयों का इलाज करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। जी, आपने कहा कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है, माँ का दूध पीता है, तो ऐसे में उसकी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, वो सर्दी खांसी ज़ुकाम से बचा रहता है। लेकिन अगर माँ को ही सर्दी और ज़ुकाम हुआ है तो क्या ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारे घरों में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर माँ को सर्दी खांसी है तो उसे बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, और माँ जो भी खाती है उसका असर जो है वो बच्चे पर होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये भी ज़रूर बताइए कि क्या ऐसी सिचुएशन में छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने से छोटे हैं, हम उनको सर्दी खांसी से बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें कई बारी सिवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। तो घर में किसी को भी कफ कोल्ड आया है तो उसको ना सिर्फ बच्चे से बल्कि माँ से भी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उनको पूरे कफ एट्रिकेट्स, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह करनी चाहिए ताकि माँ ही बीमार ना पड़े। पर अगर माँ को हो जाए कफ एंड कोल्ड तो वो दूध ज़रूर पिला सकते हैं। उस टाइम पे दूध पिलाने से बीमारी नहीं फैलती है, बीमारी तो फिर भी खांसी के थ्रू जो हवा में वायरस जाएगा उसी से फैलेगी। तो अगर माँ अपने हाथ साफ रखते हैं, मास्क पहनते हैं, तो दूध वो ज़रूर पिला सकते हैं। इनफैक्ट ज़रूर पिलाना ही चाहिए, क्योंकि दूध से बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलेंगे जो अभी माँ के शरीर में डेवलप हो रहे हैं उस वायरस के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज़ बच्चे को बीमारी से बचाएंगे। और अगर बच्चा बीमार हो भी जाएगा तो शायद सिवियरिटी कम होगी उस इन्फेक्शन की, क्योंकि उसको साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं माँ के दूध के थ्रू। जी, तो ये तो आपने बता दिया कि दूध जो है वो पिलाया जा सकता है, लेकिन कुछ घरों में हम आमतौर से देखें तो ऐसा रहता है कि सर्दी का मौसम जैसे ही आता है तो माँ को गर्म चीज़ें खिलानी शुरू कर देते हैं कि माँ अगर गर्म चीज़ें खाएगी तो बच्चा जो है वो बीमारियों से दूर रहेगा, सर्दी खांसी उसको नहीं होगी। तो क्या इस तरह का जो व्यवहार है वो सही है? जो पौष्टिक आहार है वो दोनों माँ और बच्चे के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो बच्चे के लिए तो हम पहले 6 महीने चाहते हैं कि स्तनपान ही करे, उसके बाद साथ साथ खाना शुरू करें और स्तनपान कंटिन्यू रहे 2 साल की एज तक। जहाँ तक माँ के खाने पीने की बात है तो उनको भी अच्छे से खाना पीना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली अगर वो दूध पिला रहे हैं तो उनको पर डे 300-400 कैलोरीज़
15-20 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा खाना है रोज़। अब वो बड़े सारे हमारे हर जगह में कल्चरल प्रेफरेंसेस ऑफ फूड रहते हैं। हमारे कहीं किसी एरिया में कुछ खास चीज़ें खाई जाती हैं, किसी दूसरे एरिया में हम देखेंगे तो उनके फूड हैबिट्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं। उसमें हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि खाना न्यूट्रिशियस हो, कैलोरी डेंस और प्रोटीन रिच हो, और उसमें माँ को बड़ी ज़्यादा चीज़ें कुछ हम मना करते नहीं हैं, वो सारा ही कुछ खा सकते हैं। उसमें जो अच्छी पौष्टिक चीज़ें हैं, जैसे थोड़े वो घी वाले फैट्स, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे पनीर, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें वो ले सकते हैं। इन सब से फ़ायदा ही मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर बच्चा दूध पीना कम कर दे या फिर पर सर्दियों में देखा जाता है ना कि बच्चे की ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, ऐसा हम देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सर्दियों में दूध पीना थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो क्या हर बच्चा जो दूध कम पी रहा है सर्दियों में, क्या वो चिंता का एक कारण है कि दूध कम पी रहा है, या थोड़ा सा सुस्त है तो अब हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए? तो ऐसा कोई बड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट सीजनल वेरिएशन तो आता नहीं है उनके बच्चों के खान पान में। पर अगर हमें लग रहा है कि बच्चा थोड़ा दूध कम पी रहा है अपने आम तौर पे जितना वो पीता था, तो हमें उनका यूरिन आउटपुट थोड़ा सा ट्रैक करना चाहिए। अगर यूरिन आउटपुट अच्छे से मेंटेन्ड है, बच्चा पेशाब अच्छी मात्रा में पास कर रहा है, तो शायद ये वैसे ही थोड़े दिनों के लिए टेम्पररी उसने थोड़ा सा फीड कम किया है और वो फिर से वापस वैसा ही फीड करना शुरू कर लेगा। बड़े सारे बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, तो जिस टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट आ रहा होता है उस टाइम पे वो अच्छे से खाते पीते हैं। फिर किसी टाइम पे ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही होती तो वो थोड़ा सा कम खाते पीते हैं। पर यदि आपका बच्चा एक्टिव है, अदरवाइज़ आपको लगता है कि सुस्त नहीं है, पेशाब की मात्रा ठीक है, तो उसमें कुछ भी चिंता की बात नहीं है। जी, यानी कि अगर दूध कम होने के साथ साथ पेशाब की मात्रा भी कम है और अगर बच्चा सुस्त लग रहा है तो उस केस में हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सर्दी खांसी की हमने बात की, लेकिन बुखार एक और बहुत कॉमन सी चीज़ है जो सर्दी का मौसम आते ही कहीं ना कहीं बच्चों पर अटैक करती है। तो क्या हर बुखार जो है वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का कारण बन जाता है? तो ये तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ी ही आम सी होने वाली बीमारी है बुखार। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि फीवर इज़ ए फ्रेंड। बुखार हमें कोई उससे बड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुखार हमारे शरीर का दोस्त है। जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होती है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो शरीर कहीं ना कहीं उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपना तापमान बढ़ा रहा है जी। तो हमें उसको एकदम से भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बुखार में बच्चों को डिस्कम्फर्ट हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, उनका खाना पीना डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स बुखार के साथ साथ आ रहे हैं, बुखार काफ़ी तेज़ है, तो हमें सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है। और इसमें भी हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम बुखार की दवाई दे रहे हैं, उससे बुखार उतर रहा है, उस टाइम पे बच्चा अच्छे से एक्टिव है, अच्छे से खेल रहा है, खा पी रहा है, तो समझो कि ये मोस्ट लाइकली वायरल फीवर है जिसका बुखार अगले 48 से 72 घंटों में चला जाएगा जी। तो अब जब दवाई दी है तो थोड़ी देर बाद दवाई का असर कम होगा तो बुखार वापस आएगा, उसमें घबराना नहीं है। 6-8 घंटे बाद हम दवाई रिपीट कर सकते हैं। पैरासीटामोल बड़ा तेज़ बुखार हो तो 4 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। पर उसमें यही देखना है कि जब दवाई से बुखार उतरा हुआ है उस टाइम पे बच्चा कैसा है। उस टाइम पे बच्चा हमें थोड़ा स्वस्थ लगना चाहिए, एक्टिव लगना चाहिए। अगर हमारा बुखार 3 दिन से भी ज़्यादा चल रहा है और उसका जो पीक टेम्परेचर कम नहीं आ रहा है या उसमें जो गैप है वो बढ़ना नहीं शुरू हुआ है, तो फिर हमें थोड़ा सा मेडिकल सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसमें मैं एक और बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ बच्चे का पानी की मात्रा अच्छी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बुखार में हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जिस टाइम पे बुखार उतरा हुआ है उसको अच्छा पौष्टिक खाना बच्चे को खिलाना चाहिए। और ख़ासकर एंटीबायोटिक्स खुद से बच्चों को नहीं देने चाहिए।
मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली थी कि अक्सर ये छोटी सी जो बीमारियां हो जाती हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर पे बहुत सारी रेमेडीज जो हैं वो करने लग जाते हैं। कुछ लोग शहद चटाने लग जाते हैं बच्चों को, या शहद में अदरक का रस मिलाकर, जो हम आमतौर से बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बच्चा भी अगर ये थोड़ी सी रेमेडीज के साथ ही अगर ठीक हो जाता है तो ये अच्छा है, लेकिन क्या ये करना सही है बच्चों के साथ खास तौर से? तो हम कुछ घरेलू नुस्खे तो कर सकते हैं। शहद की जहाँ तक बात है तो शहद ऐसा पाया गया है कि कफ एंड कोल्ड में बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। इसका एविडेंस है कि हनी वर्क्स वेल, पर 1 साल से नीचे बच्चों को शहद देना मना है जी। उसका कुछ कारण है, वो कोई एक बोटुलिज्म नाम की बीमारी है जो छोटे बच्चों में कर सकता है। इसलिए 1 साल से छोटे बच्चों में आप शहद बिल्कुल ना चटाएं। 1 साल से ऊपर बच्चा है तो कफ एंड कोल्ड में आप पैरासीटामोल के साथ साथ हनी ज़रूर दे सकते हैं। सिंपल प्लेन हनी इज़ गुड इनफ, तो उसमें और कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन हनी देंगे, टेस्ट भी अच्छा होता है, बच्चे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बड़ा कुछ उसमें ऐड करेंगे तो शायद उसकी एक्सेप्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। तो हनी ज़रूर दे सकते हैं। बाकी घरेलू नुस्खों में हम कहेंगे कि पानी और तरल पदार्थ जैसे हम ORS, सादा पानी, नारियल पानी, इसकी मात्रा बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा उनको बुखार के टाइम पे ओवर क्लोथिंग ना करें, क्योंकि बच्चा वैसे ही गर्म है और ज़्यादा हम उसको गर्म कर देंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हमें उनको लाइट क्लोथिंग पहनानी चाहिए, और घर में जो बच्चे को अच्छा सादा खाना पसंद है वही बार बार खिलाएं, और साथ में पानी और पैरासीटामोल टाइम पे देते रहें। जी। इतना ये तो आपने बताया कि 1 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन जो 1 साल से नीचे हैं अगर उन्हें इस तरह की कोई समस्या हो तो उनको सिर्फ पैरासीटामोल ही दी जानी चाहिए, उनके लिए कोई होम रेमेडी नहीं इस्तेमाल तो फिर से हमें कम कपड़े, पानी की मात्रा, बार बार दूध पिलाना और पैरासीटामोल। पर 3 महीने से छोटे बच्चे में बुखार है तो उसको तो ज़रूर एकदम से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कोई सीरियस इलनेस हो सकती है। उससे बड़े बच्चे में है तो 1-2 दिन अगर बच्चा एक्टिव है तो वेट कर सकते हैं, पर ज़्यादा दवाइयों का या ज़्यादा जिनको हम हर्बल रेमेडीज़ कहते हैं उसका एविडेंस नहीं है। दवाइयाँ तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह से ही लें, पैरासीटामोल के अलावा जो भी हैं। और अभी बहुत सारी कफ़ और कोल्ड की दवाइयाँ, उनका ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। वो जो अपना एक समय है बीमारी ने जो लगाना है, जो बॉडी फाइट कर रही है, अपनी एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो उसको मौका देना है। वो जो 3-4 दिन लगने हैं उसमें बॉडी ने खुद ही अपने आप को हील करना है। तो हमें न्यूट्रिशन पे, पानी पे, बच्चे की जनरल सेहत पे ध्यान देना है। बिल्कुल, यानी कि बुखार जो है वो उतना चिंता का विषय नहीं होता अगर लंबे समय के लिए ना हो, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग घर पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे होम रेमेडीज़ की तो हमने बात की, लेकिन इसके अलावा अगर बच्चे को खांसी है या कोई और समस्या है तो नेबुलाइज़र का ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें, जैसे हम लोग भाप लेने के लिए कुछ कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको मिला दिया जाता है। तो क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है? तो जहाँ तक भी दवाइयाँ देने की बात है तो वो मैं यही कहूँगा कि पैरासीटामोल के अलावा जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो पीने वाली हैं या नेबुलाइजेशन के थ्रू हैं, वो डॉक्टरी सलाह से ही दी जाएं। अगर किसी का बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उनको पहले नेबुलाइजेशन से रिलीफ हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसी ही बीमारी हो जो नेबुलाइजेशन से ठीक होने वाली हो भी सकती है, ठीक भी हो सकती है। पर उसमें फिर एक और समस्या है कि अगर खुद ही इलाज शुरू कर दिया जाए, नेबुलाइजेशन देनी शुरू कर दी जाए, फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो थोड़ी पिक्चर चेंज हो गई होगी, शायद उसको वैसे सिम्टम्स ना मिलें, तो उतनी क्लियर पिक्चर उसके पास बनेगी नहीं कि इसको कितनी ज़्यादा इलनेस थी, इसको फ्यूचर में हमने कैसे टैकल करना है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन पे या अपने डॉक्टर पे ही डिपेंड करें दवाइयाँ देने के मामले में। हाँ, पैरासीटामोल, पानी, ये सब चीज़ें तो ज़रूर आप खुद से शुरू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिन बच्चों को अस्थमा होता है और विंटर आने पे वर्स कंडीशन में हो जाता है, तो क्या कुछ ऐसे एहतियात हम बरत सकते हैं कि सर्दियाँ आने से पहले कि बच्चा जो है उस तरह की वर्स सिचुएशन में ना जाए? बिल्कुल। तो अगेन उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो अगर बच्चा रेगुलर प्रिवेंटर पंप पे है, एक हम अस्थमा वाले बच्चों को पंप का एक थेरेपी देते हैं जो उनको रोज़ सुबह शाम लेना होता है। अगर वो पंप का थेरेपी चल रहा है तो वो रेगुलर लें। इस सीज़न में तो बिल्कुल उसको ना छोड़ें अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर।
और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सीजनल ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम सीज़न में ही ये पंप शुरू करते हैं ताकि उनको ऐसे एग्जैजरबेशंस ना हों। दूसरा कुछ वैक्सीन्स हैं जो इसमें थोड़ी सी मददगार हैं इन्फेक्शंस बचाने में, जैसे फ्लू की वैक्सीन है। और फ्लू वायरस ऐसा है कि वो हर साल चेंज हो जाता है, इसलिए उसकी हर साल एक नई वैक्सीन आती है। तो वो सालाना एक वैक्सीन सीज़न शुरू होने से पहले बच्चों को लगवा लेनी चाहिए, जैसे सितंबर अक्टूबर में लगवा सकते हैं। और प्रदूषित जो वातावरण है उसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारा अक्टूबर स्टार्ट होता है, उसमें प्रदूषण थोड़ा सा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है कई कारणों से। तो उस टाइम पे देखा गया है कि जिन बच्चों को दमा है उनको थोड़ी ज़्यादा शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो हमें एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली ये देखना है कि बच्चे को हम प्रदूषण से, वायरल इन्फेक्शन से कैसे दूर रखें। तो इसमें तो पूरे समाज का ही रोल है कि हम अपना वातावरण जितना ज़्यादा हो सके साफ़ रखें, क्योंकि अस्थमा सिर्फ वायरल इन्फेक्शन से ट्रिगर नहीं होता, वो प्रदूषण से भी ट्रिगर होता है। तो जितना हम साफ़ सफाई अपने वातावरण की कर पाएंगे उतनी ही उन बच्चों की मदद कर पाएंगे। तो क्या इसके लिए जो घर पे आजकल एयर प्यूरीफायर्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिर भी हम ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इंडोर ही पलें। हम तो चाहते हैं कि वो खेलें कूदें, आगे पीछे घूमें फिरें और उनका एक आम बचपन हो जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में जिया है। तो आज के बच्चे भी वैसे ही जिएं, उनकी फुल मेंटल सोशल डेवलपमेंट के लिए तो वो ज़रूरी भी है। तो इसके लिए तो हमें अपने वातावरण को ही साफ़ करने के लिए एट वेरियस लेवल्स कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उन बच्चों को इससे ज़्यादा दिक्कत ना आए। हाँ, एयर प्योरीफायर्स भी हेल्प करते हैं, खासकर इंडोर पोल्यूशन। पर इंडोर पोल्यूशन के और कुछ कारण हैं, जैसे कई बारी हम देखते हैं कि घरों में धूप अगरबत्ती का धुआं होता है, डस्टिंग करने के बाद डस्ट काफ़ी देर तक हवा में रहती है, तो कई बारी पेट्स के साथ बच्चों को एलर्जी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें भी अगर हम अवॉइड करें तो उससे इंडोर पोल्यूशन कम हो सकता है। हाँ, और कोशिश की जानी चाहिए कि अगर घर पे कोई धूम्रपान करता है तो बच्चों के इर्द गिर्द जो है उसे इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब हमने इसके बारे में तो बात की कि बच्चों को किस तरह से हम बचा सकते हैं, पोल्यूशन का जो है उसका जिक्र आपने किया। क्या बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के और कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे इन सब बीमारियों से हम बच्चों को बचा सकें, ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में? तो अच्छा पौष्टिक खाना, यही सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को सहायता बच्चों को आजकल देना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स अच्छी डाइट के हैं उसका पालन करें, जैसे कि बहुत सारी शुगर वाली चीज़ें ना दें, सब्जियां फ्रूट्स अच्छी मात्रा में दें, थोड़ा सा उनकी दिनचर्या में व्यायाम भी होना चाहिए। अगर वो 1 घंटे तक रोज़ व्यायाम करते हैं, कुछ किसी किस्म का मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, अपना वज़न चेक में रखते हैं और ज़्यादा जंक फूड का सेवन नहीं करते, घर का अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं, तो यही सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जो कुछ मार्केट में अवेलेबल इम्यून बूस्टर, कुछ आप पाउडर कह लीजिए, दवाइयाँ कह लीजिए, तो उनका कोई बड़ा ज़्यादा रोल नहीं है, कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि वो ज़्यादा मदद करते हैं। हाँ, अगर बच्चे में किसी चीज़ की कोई कमी है, जैसे आयरन की कमी से उनका खून कम है या कुछ विटामिन डी की कमी है, तो उन सब कमियों को पूरा किया जा सकता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। जी, ये तो आपने बता दिया कि जो बच्चे खाना खा रहे हैं उनको हम पौष्टिक चीज़ें जो है दे सकते हैं, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है देना। तो बच्चों को हम पौष्टिक खाना खिला दें, इम्यूनिटी बूस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अगर हम बच्चे को लगवाते हैं तो उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा बच्चा इन बीमारियों की चपेट में कम आएगा? तो इसमें मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर वायरल इन्फेक्शंस हो रही हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है। जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो वो खुद ही अपना बचाव भी करती है, हमारा शरीर उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो फ्यूचर में हमें उन वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो थोड़े थोड़े वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों में। हाँ, कुछ वैक्सीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्लू की वैक्सीन है वो हम बच्चों को दे सकते हैं।
बड़े छोटे बच्चों के लिए आरएसवी की हम बात कर रहे थे, जो एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी करता है, उसके लिए एक एंटीबॉडी अवेलेबल है। वो छोटे बच्चों में, जैसे 8 महीने से छोटा बच्चा है और ख़ासकर अगर कोई प्री मैच्योर बच्चा है या किसी को ऑलरेडी कोई लंग्स की या हार्ट की बीमारी है, जिसमें हमें लगता है कि अगर ये बच्चा बीमार होगा तो इसमें सिवियरिटी ज़्यादा होगी और इसका अस्पताल में भर्ती होने का चांस तो बढ़ जाएगा। ये बच्चा ऑलरेडी किसी बीमारी से या प्रीमेच्योर पैदा हो गया था, तो उनके लिए आरएसवी से बचाने के लिए एक एंटीबॉडी उपलब्ध है जो हम उन बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में फीमेल्स की कुछ वैक्सीन्स हैं जो शुरू के 6 महीने में बच्चों को बचाती हैं। जैसे आजकल हम टेटनस की जगह टीडैप नाम की वैक्सीन देते हैं मदर्स को, जो पर्ट्यूसिस जी वो बच्चे को पर्ट्यूसिस से बचाती है। और प्रेगनेंसी में फ्लू की वैक्सीन भी देना ज़रूरी है, वो बच्चे को फ्लू से बचाएगी। तो कुछ हम प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में जब तक हमने वैक्सीन्स देनी है बच्चे को, तो बच्चा तो एक्सपोज्ड है डे 1 से, तो तब तक ये, जब तक बच्चे की वैक्सीन्स का असर आना है, तब तक जो मदर ने वैक्सीन्स ली हुई हैं वो बच्चे को थोड़ा सा बीमारियों को बचा देती हैं। जी, यानी कि टेटनस एक पहले ऐसा इंजेक्शन होता था जो प्रेगनेंसी के दौरान लगाया जाता था, लेकिन आजकल और बहुत सी वैक्सीन्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही मदर को लगाई जाती हैं, जिससे बच्चा जो है वो इन बीमारियों से थोड़ा सा बचाव जो है उसका रहता है। तो क्या जब बच्चा 1 साल तक का होता है उस दौरान भी कुछ ऐसी वैक्सीन्स जो हैं ख़ास तौर से अगर फ्लू या फिर सर्दी खांसी ज़ुकाम से बचाने के लिए उसको अलग से लगवाई जानी चाहिए? तो जैसे निमोनिया की वैक्सीन, पर्ट्यूसिस जिसको हम काली खांसी कहते हैं, ये वैक्सीन्स तो 1.5 महीने से ही शुरू हो जाती हैं। 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे इनकी डोजेस लगती हैं। उसके बाद 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उनको फ्लू की वैक्सीन दी जा सकती है जी। उसकी फिर एक और रिपीट डोज 7 महीने की एज पे देनी होती है। तो ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेसेस से बचाती हैं। इसके साथ ही साथ डिप्थीरिया या जिसको गलगोटू कहते हैं वो भी 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे। तो ये सारी वैक्सीन्स कॉम्बिनेशन में रहती हैं, जो डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस, ये सारी वैक्सीन्स सब फ्रीली अवेलेबल रहती हैं सब सरकारी डिस्पेंसरीज़ में, सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो हमें बिल्कुल अपने टाइम पे, स्केड्यूल पे ये सारी वैक्सीन्स अपने बच्चों को करवानी चाहिए जी। यानी कि अगर हम बच्चे के खान पान का ध्यान रखें, अगर 6 महीने से कम आयु का बच्चा है उसे माताएं स्तनपान अच्छे से कराएं, तो वैक्सीन्स समय पर लगवाएं, तो इन सब बीमारियों से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हम बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय की परिधि है, सवाल तो बहुत से आपसे पूछने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कोई संदेश अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। तो मैं सिर्फ यही चीज़ पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अभी तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत आसान है, हम सबके पास फ़ोन्स में गूगल भी है और हमारे पास और भी मीडिया है, रेडियो है, टीवी है। और ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं घातक भी कभी ना कभी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि आजकल आदत है हर चीज़ हम गूगल करके देखते हैं। लाइक जो सदियों से चलता आ रहा है कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल तो हमेशा करना ही है। और हमारे जो हम जैसे काफ़ी वर्षों से अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते आए हैं, जिसमें कि स्तनपान तो हमारे समाज में कई वर्षों से चलता आ रहा है, और अभी रिसेंट डेकेड्स में तो उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे तो हमें अभी पता चले हैं, पर करते तो हम कई सदियों से आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं कि बच्चे को, माँ को थोड़ा दूसरों से अगर कोई बीमारी है उनसे बचा के रखना है, माँ का दूध पिलाना है, अच्छा घर का पौष्टिक खाना देना है, ना कि बाज़ार की चीज़ें देनी है। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनकी दिनचर्या में थोड़ी एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमारे बच्चों को इन सब बीमारियों से बचा के रखेंगी, और अगर हो भी जाए तो वो माइल्ड इलनेस ही रहेगी, ऐसा चांस बढ़ जाएगा। ज़्यादा चिंता की जो बात है वो नहीं रहेगी पेरेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने इतनी सारी बातें जो हैं हमारे साथ साझा की, किस तरह से हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें सर्दियों में होने वाली बीमारियों से दूर रख सकते हैं, और किन किन लक्षणों के होने पर हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी,
धन्यवाद। मैं भी आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया मेरे विचार सबके साथ साझा करने का। थैंक यू। तो दर्शकों, आज सेहतनामा में हमारे साथ थे डॉक्टर सुशील शर्मा, पीडियाट्रिक एसोसिएट प्रोफेसर एसकॉम्स, और आज इन्होंने बात की हमें कि किस तरह से हम बच्चों को सर्दियों के मौसम में बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं, किस तरह से हम उनकी सेहत का ख्याल कर सकते हैं। और सेहतनामा में अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर शिवानी आनंद को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।